अटल बिहारी वाजपेयी का भी अपमान है, जिनके नाम पे जो है अटल ब्रिज बनाया गया और उस अटल ब्रिज पे लोग आके थूक दे रहे हैं। खूबसूरत लाइट लगाया गया है, अब लाइट के ऊपर थूक दिया गया। आप देखिए, दिल्ली मेट्रो में आप थूक नहीं सकती हैं, आप मुंबई मेट्रो में नहीं थूक सकती हैं, तो फिर अहमदाबाद में अटल ब्रिज के ऊपर कैसे थूक सकती है? जरा बताइए, ये थूकने वाला जगह नहीं है। यहाँ पे थूक देते हैं, लेकिन बगल में जो डस्टबिन लगा हुआ है उसमें नहीं थूकते। हमारे देश के शाहरुख खान, अक्षय कुमार, अजय देवगन गुटखा का प्रचार करते हैं कि खाओ कदम, गुटखा खाओ, कमला पसंद खाओ, कदमों में दुनिया। जब आप फॉरेन जाते हो तो वहाँ कैसे फॉलो करते हो? वहाँ तो 4 कदम भी तुम नहीं चल सकते उनके बिगे पूछे के, और यहाँ जहाँ जाते हो वहाँ थूकते रहते। खूबसूरत ब्रिज, बिना डरे हुए पत्रकारिता करते हैं। कई बार इसके चलते उनको भी जेल तक जाना पड़ा, FIR हुआ, जेल काटे, फिर वापस आए, लेकिन मने सच्चाई दिखाने से पीछे नहीं हटे। और ऐसा तो आप जानते ही हैं कि भारत के कई राज्यों में सच्चाई दिखाने पर पत्रकारों को तो जेल होती ही है। हम लोग मीडिया से हैं, क्या कर रहे हैं आप लोग? सच तक न्यूज़ से। इसमें हम गलती से घुस गए ना सर। देखिए, जयप्रकाश विश्वविद्यालय में जो बदलाव हुआ है उस क्रांति के जनक मनीष कश्यप हैं। तो बस वही है कि जो क्रांति का जनक है वो व्यक्ति बाहर धूप में खड़ा है, बाकी लोग तो हैं जो अफसर हैं वो बैठेंगे, VC साहब बैठेंगे AC के कमरे में। कंप्यूटर के मिस्टेक के कारण हो गया, जैसे 50 नंबर के एग्जाम में 56 नंबर दे दिया जाता है, 100 नंबर के एग्जाम में 112 नंबर। पत्रकारिता का मतलब समाज के मुद्दों को उठाना, जनता की आवाज बनकर उनके हकों के लिए सरकार से लड़ना, भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाना, सरकारों की गलत नीतियों को जनता के सामने लाना और सच क्या है यह जनता को बताना। वास्तविकता में देखा जाए तो पत्रकारिता एक ऐसी शक्ति है जो किसी भी सत्ता को हिलाकर रख सकती है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पॉलिटिक्स जंक्शन और मैं हूं आपके साथ जूही तोमर। मनीष कश्यप पत्रकारिता की एक ऐसी मिसाल है जिसने लोगों को बताया कि अगर एक पत्रकार चाहे तो जनता की आवाज बनकर उनके हकों के लिए सरकार से लड़ सकता है, भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठा सकता है, सरकारों की गलत नीतियों को जनता के सामने ला सकता है। आज हम आपको दिखाते हैं कि किस तरह से मनीष कश्यप सच्चाई को बेबाकी से जनता के सामने लेकर आता था। वो हर मुद्दे पर बिना डरे बात किया करता था, चाहे वो बात अपराध से जुड़ी हो, जनता से जुड़ी हो या फिर बात सरकार से ही क्यों ना जुड़ी हो। मनीष कश्यप सही को सही और गलत को गलत ठहराते हैं, यह बात किसी से छुपी नहीं है। देखिए किस तरह से मनीष कश्यप ने सिंगापुर के तर्ज पर बने गुजरात के अटल ब्रिज पर गुटखा थूकने वाले से बेबाकी से सवाल जवाब किए और सभी चीजों को खुलकर जनता के सामने रखा। देखिए ये पूरी वीडियो। साबरमती नदी पे एक कमाल का ब्रिज जो है उसका उद्घाटन किया गया। लगभग 74 करोड़ रुपया इसका लागत है। 300 मीटर लंबा और 14 मीटर चौड़ा है। और ये जो गुजरात में पतंगबाजी होता है उसी के तर्ज पे बनाया गया है। मुंबई का आर्किटेक्ट फॉर्म ने जो है कमाल का डिजाइन किया है। लगभग 200 सालों तक ये पुल जो है वो टिक सकता है, लेकिन चूंकि हम भारतीय हैं और भारतीयों के थूक में भी बहुत ज़्यादा शक्ति होता है और वो पूरा ताकत जो है यहाँ पे दिखाने का प्रयास किया जा रहा है। गुटखा खा के बहुत सारे लोग जो है थूक देते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं गुटखा खा के यहाँ पे बहुत सारे लोग थूक देते हैं, जिसके वजह से जो है धीरे धीरे ये पुल का जो लोहा है वो सड़ना शुरू हो जाएगा, जैसे हावड़ा ब्रिज का हुआ। क्या नाम हुआ सर आपका? डी चक्रवर्ती। अच्छा ये बताइए, यहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं घूमने, वो गुटखा खा के पान मसाला खा के जो है इस पे थूक देते हैं, क्या वो सही करते हैं या गलत करते हैं? सही नहीं है, एकदम सही नहीं है, गलत है ये। अच्छा ये ब्रिज खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत है। अच्छा इसका उद्घाटन जो किया गया मोदी जी के द्वारा वो इस उम्मीद से किया गया कि ये साफ सुथरा रहेगा, साफ सुथरा रहे, इसकी एक अलग छवि बनेगी पूरे विश्व में। पूरे विश्व में एक अलग छवि बनेगी। 300 मीटर लंबा ये कमाल का डिजाइन वाला पुल है और इस पे जो है कुछ लोग अपना डिजाइन आके कर दे रहे हैं, थूक दे रहे हैं गुटखा खा के। तो उन लोगों को क्या कहना चाहते हैं? कार्रवाई होनी चाहिए। नहीं थूकना चाहिए किसी को भी। हाँ। और साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए। हाँ। और स्वच्छता ही हमारा मिशन है। हाँ। और मोदी जी का भी स्वच्छता मिशन है। हाँ, मोदी जी का भी स्वच्छता मिशन है। तो जो गुटखा का प्रचार कलाकार बड़े बड़े हीरो करते हैं उनके लिए क्या कहना चाहते हैं? उनको तो प्रचार करना ही नहीं चाहिए गुटखे का। हाँ। हाँ, हाँ। एकदम कोई गुटखा किसी प्रकार का। भारत में शराब से कम और गुटखा से ज्यादा लोगों की मौत होती है और पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा कैंसर के पेशेंट जो है वो भारत में हैं। और भारत का
एक खूबसूरत ब्रिज से मैं इसलिए दिखा रहा हूं कि देखिए अभी 2 महीना पहले ही शायद से इसका उद्घाटन हुआ था। सही है कि नहीं? हाँ एकदम सही है, एकदम सही है। अच्छा ये बताइए, यहाँ पे लोग गुटखा खा के जो है फेंक दे रहे हैं, सही कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं? वो गलत कर रहे हैं। और हर जगह आपको दिखेगा, ऐसा नहीं है यहीं पे, यहाँ पे जहाँ तक आपका ध्यान जाएगा, जहाँ पे पेड़ लगाया गया है, डस्टबिन जो है लोग समझ ले रहे हैं कि ये डस्टबिन है, आके थूक दीजिए। देखिए यहाँ पे कितना खूबसूरत लाइट लगाया गया है, अब लाइट के ऊपर थूक दिया गया। आप देखिए यहाँ पे ये सही हुआ है कि गलत हुआ है? एकदम गलत है। अच्छा क्या नाम हुआ बाबू तुम्हारा? शिवानी। अच्छा कहाँ से आई हो? ओढ़व। अच्छा यहाँ पे क्यों आई हो? घूमने के लिए इतना अच्छा तो क्या क्या देखा तुमने यहाँ पे? कुछ बस यही नेचुरल का नेचुरल। अच्छा ये तुमको दिखाई दिया गुटखा खा के लोग जो है थूक दिए हैं, वैसे लोगों को क्या कहना? भारत है अभी। हाँ तो ऐसे लोगों को क्या कहना चाहती हो? नहीं थूकना चाहिए और क्या कर सकते। अच्छा ऐसे लोगों को क्या कहना चाहती हैं आप? गलत है, ये थूकना नहीं चाहिए। गलत है ना? हाँ। तो जो लोग गुटखा खा के यहाँ पे थूक रहे हैं उन्हें कम से कम इस बात का ध्यान रखना चाहिए। और देखिए कितना कमाल का ये पुल है, इसमें जो है लोहे का इस्तेमाल हुआ है, इसमें जो है पत्थर का इस्तेमाल हुआ है, इसमें जो है कपड़े का इस्तेमाल हुआ है, इसमें जो है कांच का इस्तेमाल हुआ है, इसमें जो है स्टेनलेस स्टील का इस्तेमाल हुआ है। और ये जो है अहमदाबाद जो है एक बड़ा शहर है गुजरात का, और वहाँ पे जो है 2 ब्रिज के बीच में जो है ये बनाया गया है, लोगों के लिए ही बनाया गया। क्या कहना चाहती हैं? पाबंदियां लगा देनी चाहिए, लोगों के लिए है ये ब्रिज। तो ऐसे नहीं करना चाहिए, ऐसे लोगों को सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, ऐसे लोगों के खिलाफ पुलिस को कुछ करना चाहिए। ये हमारा अहमदाबाद है, इतना सुंदर शहर है, और ऐसे लोग कर रहे तो ये गलत बात है, नहीं होना चाहिए। दिल्ली मेट्रो में आप थूक नहीं सकती हैं, आप मुंबई मेट्रो में नहीं थूक सकती हैं, तो फिर अहमदाबाद में अटल ब्रिज के ऊपर कैसे थूक सकती है? नहीं करना चाहिए ये। जरा सोचिए, ये अटल बिहारी वाजपेयी का भी अपमान है, जिनके नाम पे जो है अटल ब्रिज बनाया गया, और उस अटल ब्रिज पे लोग आके थूक दे रहे हैं। गलत बात है। अच्छा यहाँ पे बहुत सारे सिक्योरिटी वाले हैं, तो उन्हें भी इन सब चीजों पे ध्यान देना चाहिए कि नहीं? ध्यान देना चाहिए। रेलवे स्टेशन में भी यही होता है, सब जगह यही करते हैं, थूक वगैरह करते हैं, पान वगैरह खा के फेंकते हैं, नहीं करना चाहिए ये। अच्छा इस गंदगी से नुकसान होता है कि नहीं होता है? बहुत नुकसान होता है, बहुत। हाँ सीसीटीवी कैमरा लगाना चाहिए जो दिख के कंप्यूटर में सिक्योरिटी को कि थूक रहे हैं। सीसीटीवी कैमरा तो जगह जगह पे लगा हुआ है। नहीं दिख रहे वो लोग को। नहीं दिख रहा है। पब्लिक को ही सोचना चाहिए कि कैसे दिखेगा? हमारे देश के शाहरुख खान, अक्षय कुमार, अजय देवगन गुटखा का प्रचार करते हैं कि खाओ कदम, गुटखा खाओ, कमला पसंद खाओ, कदमों में दुनिया, रजनीगंधा खाओ। बंद कराओ ना उसको, बंद कराओ ना उसको, बंद होना चाहिए। अगर गुटखा बंद हो जावे तो बहुत ही अच्छा हो जाए। बंद हो जाना चाहिए। प्रचार जो करते बंद हो जाना चाहिए हैं ना, बंद हो जाना चाहिए। प्रचार बंद होना चाहिए। नहीं खा रहे हो तो फिर प्रचार क्यों कर रहे हो? दूसरे को क्यों खाने के लिए बोल रहे अक्षय कुमार गुटखा खाते हैं? नहीं खाते। नहीं नहीं खाते। शाहरुख खान भी नहीं खाते, सलमान खान भी नहीं खाते, लेकिन हम खाते हैं। क्यों? क्यों? ऐड देखते हैं आप लोग, ऐड मत देखो ना। ऐड देखोगे तो खाने के बाद ऐसे ऐसे जगहों पे थूक देते हैं। सबसे गलत बात ये है, जब मोदी सरकार इतना मेहनत करके कर रहे अपने लिए, तो अपना भी फर्ज बनता है कि नहीं पब्लिक का कि इनको क्लीन एंड नीट रखो। मैं वही बोलना चाहता हूँ। सिक्योरिटी खुद बैठ के खा रहा है गुटखा वहाँ पे, वो क्या सेफ्टी देखेगा? सुना खाते हैं लोग, साथ खाते ही होंगे, 90% सिक्योरिटी खाते हैं। जब आप फॉरेन जाते हो तो वहाँ कैसे फॉलो करते हो? वहाँ तो 4 कदम भी तुम नहीं चल सकते उनके बिगे पूछे किए, और यहाँ जहाँ जाते हो वहाँ थूकते रहते हो, गंदगी फैलाते हो। इस खूबसूरत ब्रिज के दोनों बगल जो है रिवर फ्रंट बनाया गया है, और रिवर फ्रंट पे इस चीज़ का ख्याल रखा गया है कि एनवायरनमेंट को किसी भी प्रकार का नुकसान ना हो। देख सकते हैं आप जगह जगह पे पेड़ों को लगाया गया है। साथ ही शादी ब्याह और फंक्शन के लिए भी जो है जगह प्रॉपर अलॉट किया गया है, और घर भी बनाया गया है ताकि जो है कोई आके जो है यहाँ पे कार्यक्रम कर सके। इस प्रकार का रिवर फ्रंट सिर्फ और सिर्फ शहरों में नहीं बनना चाहिए, और सिर्फ 1-2 शहर में नहीं बनना चाहिए। इस प्रकार का रिवर फ्रंट देश के हर एक शहरों में बनना चाहिए। साथ ही साथ जो है एनवायरनमेंट का ख्याल रखते हुए नदी के दोनों किनारे जो है वो प्रॉपर तरीके से पेड़ों को लगाया जाना चाहिए, और सिर्फ अहमदाबाद में सिर्फ साबरमती के पानी को जो है शुद्ध ना किया जाए, दिल्ली का यमुना को भी शुद्ध किया जाए,
पटना में बहने वाली गंगा को भी शुद्ध किया जाए और देश के दूसरे कोने की नदियों के पानी को भी शुद्ध करने का प्रयास किया जाए। हम सिंगापुर, हांगकांग, न्यूयॉर्क की बात करते हैं और देखिए उसी तर्ज पे जो है यहाँ पे अहमदाबाद का विकास करने का प्रयास किया गया है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ सरकार जो है किसी भी शहर को, किसी भी राज्य को, किसी भी देश को नहीं उतना आगे लेके जा सकती है। अगर देश के लोग प्रयास करेंगे तभी देश का विकास होगा। और हमें जापानियों से सीखने की जरूरत है, जो अगर फुटबॉल मैच हार भी जाते हैं तो अपने ड्रेसिंग रूम को क्लीन करके निकलते हैं, जीतते हैं तो भी क्लीन करके निकलते हैं। और देखिए हम यहाँ पे आते हैं अपने परिवार वालों के साथ जश्न मनाने, फ़ोटो खिंचवाने और आने के बाद जो है देख सकते हैं यहाँ पे गंदगी फैला के चले जाते हैं, थूक के चले जाते हैं। अब ज़रा बताइए, ये थूकने वाला जगह नहीं है, यहाँ पे थूक देते हैं लेकिन बगल में जो डस्टबिन लगा हुआ है उसमें नहीं थूकते हैं। ये विधायक, सांसद, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री तो आके गंदगी नहीं फैला रहे हैं ना, लेकिन उन नेताओं से सिर्फ और सिर्फ मैं इतना कहना चाहता हूं कि पूरे देश में मावा और गुटखा को प्रतिबंधित किया जाए, तब जाके जो है सही में भारत स्वच्छ हो पाएगा। ये खूबसूरत ब्रिज कहीं विदेश के शहर में नहीं बनाया गया है, ये गुजरात के अहमदाबाद में बनाया गया है। और भविष्य में ये ब्रिज अगर गिरता है तो इसके लिए सरकार दोषी नहीं, वो गुटखा छाप कलाकार, वो गुटखा बनाने वाली कंपनी, वो गुटखा खा के जो है जगह जगह थूकने वाले लोग दोषी होंगे। और सरकार से भी विनती करना चाहता हूँ कि ऐसे लोगों पे ज़बरदस्त एक्शन हो और कम से कम 5,000 रुपया का जुर्माना होना चाहिए, जो इतना मजबूत, इतना खूबसूरत ब्रिज पे घूमने आते हैं और जगह जगह थूक के चले जाते हैं। देखिए किस तरह महेंद्र सिंह धोनी के सगे बड़े भाई नरेंद्र सिंह धोनी मनीष कश्यप के बारे में बात कर रहे हैं और मनीष कश्यप से बात करके कितने खुश नजर आ रहे हैं। देखिए ये पूरा वीडियो। आज काफ़ी समय के बाद हम लोग मिल रहे हैं। मनीष भाई भी आए हैं पटना से और एक अच्छे पत्रकार हैं, सच्चे पत्रकार हैं और बिना डरे हुए पत्रकारिता करते हैं। कई बार इसके चलते उनको भी जेल तक जाना पड़ा, FIR हुआ, जेल काटे, फिर वापस आए, लेकिन मने सच्चाई दिखाने से पीछे नहीं हटे। और ऐसा तो आप जानते ही हैं कि भारत के कई राज्यों में सच्चाई दिखाने पर पत्रकारों को तो जेल होती ही है, तो इसी को उन्होंने भी झेला। बिहार से पत्रकारिता करते हैं, यूपी, बिहार और झारखंड के क्या बोले मुख्य एडिटर भी हैं, चैनल के मालिक भी हैं, इनका अपना चैनल है और हम इन्हें शुभकामनाएं देते हैं कि वो इसी तरह से देश की सच्चाई, लोगों की सच्चाई, लोगों को सच्चाई बताते रहे और अन्य पत्रकारों की तरह वो अपने रास्ते से ना भटके। बस यही निवेदन उनसे है। धन्यवाद। नरेंद्र भैया हैं ये और ये इनका अपना पहचान है। धोनी, महेंद्र सिंह धोनी हैं, उनके बड़े भाई हैं। और सबसे पहले मैं इनके बारे में मैं बता देना चाहता हूं कि देखिए कितना साधारण है ये। सबसे बड़ी बात है कि एक धोनी का भाई होना अपने आप में गर्व की बात है और उसके बावजूद जो है हमारे साथ जो है यहाँ पे रेस्टोरेंट में बैठे हुए हैं। अगर दूसरा कोई होता तो शायद अपने आप को सेलिब्रिटी जैसा फील करता और हम लोगों को फील कराता कि हम सेलिब्रिटी हैं। लेकिन भैया सच में मतलब कि धोनी एक टाइटल, धोनी एक परिवार जो है ना, ऐसा चीज़ है ना कि वो सच में ज़मीन से जुड़ा हुआ है, सच में। और वो सिर्फ और सिर्फ झारखंड के ज़मीन से नहीं, पूरे देश के ज़मीन से जुड़े हैं। और पूरे देश के सेलिब्रिटियों को ऐसा होना चाहिए और सेलिब्रिटी के परिवार वालों को ऐसा होना चाहिए। हम पूरे देश के लोगों से विनती करना चाहते हैं। देखिए पहले भैया को देखिए, तो ऐसा मतलब कि ऐसा अगर देश के सारे सेलिब्रिटी लोग हो जाएं और उनके परिवार वाले हो जाए ना, तो शायद जो है भैया मतलब कि देश में कोई छोटा बड़ा अपने आप को महसूस नहीं करेगा। सही है कि नहीं? नहीं, देखिए छोटा बड़ा कुछ नहीं होता है। लोग सब अपने हिसाब से अपना काम करते हैं। जितना उन्होंने एजुकेशन लिया या जितना उनके जानकारी है, उनके हिसाब से वो अपने परिवार को चलाने के लिए काम करते हैं। तो किसी के काम को छोटा या बड़ा देखकर नहीं आंकना चाहिए। अगर वो अपना मेहनत करके काम कर रहे हैं, बहुत बड़ी बात भैया। अगर कोई चोरी करता है तो वो काम खराब है, लेकिन अगर कोई मेहनत करके कमा रहा हो और वो कोई भी काम कर रहा हो जिसमें वो मेहनत कर रहा है और उसके बदले उसको 2 पैसे अपने परिवार के लिए कमाने का अवसर प्राप्त हो रहा है, तो वो छोटा बड़ा नहीं हो सकता। उसके अब विचार क्या है, वो देश के बारे में क्या सोचता है, वो समाज के बारे में क्या सोचता है, वो अपने परिवार के बारे में क्या सोचता है, ये मायने रखता है। और इसी के आधार पर
अमीर और गरीब का तय होना चाहिए कि अमीर और गरीब सोच की तय होनी चाहिए। इनका विचार बहुत बढ़िया है। बहुत सारी चीज़ें जो है ये ऑफ कैमरा हम लोगों से बताया, लेकिन ऑन कैमरा नहीं बोल सकते हैं, मजबूरी होता है, सब किसी का अपना मजबूर। लेकिन बहुत बढ़िया विचार है और सिर्फ झारखंड के लिए नहीं, पूरे देश के लिए इनका बहुत अच्छा विचार है। मिलकर बहुत अच्छा लगा, कसम से भैया बहुत अच्छा लगा भैया। जय हिंद भैया आपको। और ये हमारे पीछे जो है हमारे सभी मित्र हैं, रोशन भैया हैं, ये विनय भैया हैं, हमारे भैया रांची के और पटना के दोनों के, रजनीश हैं, अपना विकास भाई हैं, और ये मतलब कि इनके साथ सोनू जी रहते हैं, और इनको तो आप लोग सभी जानते हैं, इन्हीं के फेसबुक से हम लोग लाइव हैं। और हम लोग कल मिले थे रजरप्पा में भैया से, और अच्छा लगा भैया से भी मिलके। बस विनती है आप लोगों से, सभी लोगों से, कि सभी इस देश के सभी सेलिब्रिटी और उनके परिवार वालों से एक बार इनका जीवन आप लोग जानने का प्रयास करें, एक बार इनको जानने का प्रयास करें, और एक बार इनको देख लेंगे ना तो जो घमंड का लेवल 7वें आसमान पे होता है ना, वो खत्म हो जाएगा। बस आखिरी में एक ही शब्द कहूँगा भैया, आपके लिए, सिर्फ आपके लिए, जय हिंद भैया। जय। मनीष कश्यप ने जिस जेपी यूनिवर्सिटी के लिए आवाज उठाई थी, आज वे क्या क्या बदलाव देखने को मिले, और समर्थकों ने मनीष कश्यप को बता दिया क्रांति का जनक। सुनिए जेपी यूनिवर्सिटी के बच्चों ने कैसे मनीष के समर्थन में ये बातें कही। मनीष कश्यप आए थे, सीनेट हॉल में जाके सवाल भी किए थे, कुछ बदलाव हुआ या फिर वैसे ही चल रहा है? नहीं, अभी तो बहुत बदलाव हो गया है। हाँ। जो सेशन लेट था वो भी मतलब टाइमली हो रहा है, और जो लंबित परिणाम था वो भी यूनिवर्सिटी प्रशासन के द्वारा आश्वासन दिया गया है कि 20 तक जितने भी रिजल्ट अभी लंबित हैं उनको प्रकाशित किया जाएगा। और जो नई शिक्षा नीति के तहत जो 23-27 सेशन था उसका फर्स्ट लिस्ट जारी हुआ था, तो उसमें बहुत सारे बच्चे मतलब दाखिला से वंचित रह गए थे, तो उनका भी आज एक दिन पहले 10 को लिस्ट में नाम आया है, और 25 तक उम्मीद है कि और भी जितने बच्चे हैं और जितनी सीट रिक्तियां हैं उनका आने वाला है लिस्ट में नाम। इतना जल्दी काम कैसे होने लगा? जो सेशन 4 साल 3 साल लेट था, 6-7 महीने में सब इतना जल्दी कैसे हो गया? एक्टिव हुए लोग, छात्र संघ के लोग भी एक्टिव हुए, और दूर दूर तक ये जयप्रकाश नारायण के नाम पर जो यूनिवर्सिटी है, तो ये सब चीज़ के वजह से भी हुआ। हाँ, और क्या कुछ बदलाव होना रह गया इस यूनिवर्सिटी में? बहुत सारा बदलाव होना चाहिए, जैसे शिक्षा की व्यवस्था सुधर जाना चाहिए। अभी भी यहाँ पे शिक्षा नहीं मिलता छात्रों को? सही ढंग से तो नहीं मिलता है। सही ढंग से नहीं रेगुलर कहाँ होती हैं? अच्छा। आप खुद सोचिए कि जिस जयप्रकाश नारायण को क्रांति के लिए जाना जाता है बिहार की धरती से, उनके नाम के विश्वविद्यालय में शिक्षा के लिए क्रांति करनी पड़ रही है। सेशन इतना लेट चल रहा था, मनीष कश्यप आए, उसके बाद से सेशन टाइम पे आया। अब समस्या ये है कि आप देखिए मूर्ति का आप लोग भी आवाज़ उठाए हुए हैं कई बार, अभी भी छात्र संघ के योगदान से मूर्ति तो बन गया है, लेकिन उस पर शेड नहीं है। कोई बात नहीं, तिरपाल तो है ना। तो बस वही है कि जो क्रांति का जनक है वो व्यक्ति बाहर धूप में खड़ा है, बाकी लोग तो हैं जो अफसर हैं वो बैठेंगे, वीसी साहब बैठेंगे एसी के कमरे में, क्योंकि उनको काम करना है। जयप्रकाश नारायण से क्या लेना देना है? बाकी जयप्रकाश नारायण को ये यूनिवर्सिटी जो है नाम को उनको धूमिल कर रही थी, जो इसको मनीष कश्यप के आने के बाद से इस नाम को सार्थक किया गया। क्योंकि आप सोचिए कि जिस व्यक्ति के आ जाने से इतना बवाल हो गया कि सेशन का मतलब जो यूनिवर्सिटी का सेशन था वो टाइम पे होने लगा, जो कि कभी नहीं हुआ था, इतिहास ही बन गया। कुछ मनीष कश्यप में था, 100% मनीष कश्यप के कारण ही। अब देख लीजिए कि जो सरकारें हैं वो कितना पत्रकारों का ध्यान रखती हैं कि जो आवाज़ उठा रहा है। सरकार पे बात नहीं करेंगे, फिलहाल यूनिवर्सिटी पे ही करेंगे। ठीक है, हम यूनिवर्सिटी पे ही आते हैं। मतलब हम ये बताना चाह रहे थे सरकारों से, मेरा अर्थ ये था कि मनीष कश्यप को क्रांति के लिए कह सकते हैं कि जयप्रकाश विश्वविद्यालय में जो बदलाव हुआ है उस क्रांति के जनक मनीष कश्यप हैं। मतलब वो नहीं आते, वीडियो नहीं बनाते तो सेशन टाइम पे नहीं होता। अभी भी वैसे ही चल रहा होता। जो 3 साल का ग्रेजुएशन का कोर्स था उसको 5 साल में दिया ही जा रहा था, 4 साल वाला 8 साल में दिया जाता, तो यही लगातार चलते रहता, इसमें कोई बदलाव नहीं होने जा रहा था। लेकिन मनीष कश्यप आए, आवाज़ उठाएं, उसके बाद से बहुत बदलाव हो गया। अच्छा, अब लगता है जो यहाँ के छात्रों का भविष्य है वो सुधरेगा? ये तो डिपेंड करता है कि कितने दिन तक ये व्यवस्था कायम रहती है। क्योंकि हो सकता है ना कि अभी मनीष भैया जेल में है तो उसके बाद से धीरे धीरे फिर। लेकिन राज्यपाल भी आए थे उनके बाद। नहीं, राज्यपाल भी आए थे, अभी एक्शन में दिख रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, अभी कुछ दिन पहले वो बयान भी दिए थे कि इस बीच में जो भी आएगा सेशन को डिले करने के चक्कर में या फिर उस पर कार्रवाई की जाएगी। तो एक्शन हुआ, लेकिन आवाज़ उठाने के बाद ही हुआ। तो जिस क्रांति के जनक के लिए हम, जिस जनक के नाम पे हम इस यूनिवर्सिटी का निर्माण किए हैं,
और सबसे बड़ी चीज़ है कि यहाँ पे जो बदलाव की आवश्यकता है कि जयप्रकाश नारायण यूनिवर्सिटी जो है विश्वविद्यालय जो है यहाँ के 3-4 जिलों के लिए इकलौता विश्वविद्यालय है। अब आप सोचिए कि ऐसे में जब सेशन लेट होता है तो यहाँ के 3-4 जिलों के जो लाखों छात्र हैं उनके जीवन के साथ खिलवाड़ किया जा रहा था, तो वो अब कम हुआ, अब सेशन टाइम पे होने लगा, अब लंबित परिणाम को जारी किया जा रहा है। लेकिन अभी भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें बता दिया जाता है कि कंप्यूटर के मिस्टेक के कारण हो गया। जैसे 50 नंबर के एग्जाम में 56 नंबर दे दिया जाता है, 100 नंबर के एग्जाम में 112 नंबर दे दिया जाता है। कंप्यूटर का मिस्टेक होता है या फिर यहाँ के फैकल्टी का मिस्टेक होता है? ऑफ कोर्स दोष तो आदमी का ही होगा ना, कंप्यूटर में तो जो आप डाटा डालिएगा वो आएगा, तो डालने वाला का दोष है। लेकिन हम कंप्यूटर पे दोष आरोपण दे सकते हैं, उसके लिए कोई हमको वो देने की ज़रूरत नहीं है। तो ये सब चीज़ों में बदलाव होना आवश्यक है। टाइपिंग मिस्टेक अक्सर हो जाता है, दूबे का बूबे कर दिया जाता है, मतलब तमाम तरह की चीज़ें होती हैं जिसमें सुधार की गुंजाइश है। और ये इस बात से नकारा नहीं जा सकता, इस बात को नकारा नहीं जा सकता है कि मनीष कश्यप के आने के बाद से इस यूनिवर्सिटी का रूपरेखा बदल गया है। जेपी यूनिवर्सिटी में मनीष कश्यप आते हैं, डायरेक्ट सीनेट हॉल के बैठक में पहुंच जाते हैं और उनका सवाल रहता है कि आप बताइए यहाँ का सेशन लेट क्यों चल रहा है? 4 साल, 3 साल, 2 साल, आखिर सेशन लेट क्यों चल रहा है और बिहार के बच्चों का भविष्य क्यों आप लोग बिगाड़ रहे हैं? उसके बाद उन्हें धक्का मारकर सीनेट हॉल से बाहर निकाल दिया जाता है, जिसके बाद लगातार जेपी यूनिवर्सिटी पे कार्रवाई होती है। कई अधिकारी भी निलंबित होते हैं, राज्यपाल का बयान आता है सेशन लेट को लेके और अभी यहाँ के लोगों का कहना है कि वापस यहाँ पे जो सेशन लेट की समस्या थी उससे कहीं ना कहीं छुटकारा मिला है और जो रिजल्ट पेंडिंग में पड़ा था वो भी रिजल्ट अब आ रहा है लोगों का। और जो यहाँ की जो समस्या थी वो अभी बहुत सारी समस्या है जो अभी बाकी है। मनीष कश्यप ने हमेशा से ही जनता के लिए अपनी निष्ठा से कार्य किया है। उम्मीद है मनीष को जल्द ही न्याय मिल पाएंगे। इन सभी बातों पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हम ऐसी ही और खबरें आपके लिए लाते रहेंगे और अभी तक अगर आपने हमारा चैनल पॉलिटिक्स जंक्शन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द ही उसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं ताकि आपको हमारी सारी वीडियोस और सारी अपडेट सबसे पहले मिलती रहे।